हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार वैसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक है, यानी कि बहुत ही इसेंशियल है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इंग्लिश में उसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और इसे कई बार मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी और इसमें फ्रांस में इसे मैग्ना कार्टा कहा गया था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है हमने कहाँ से लिया है, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिया है। कहाँ के संविधान से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच किया गया है। कब से कब तक किया गया फ्रेंड्स? 12 से लेकर 35 के बीच किया गया है। इसमें सभी मूल अधिकार शामिल हैं। हालांकि प्रारंभ में जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब हमारा संविधान बना था, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को, यानी कि संपत्ति रखने के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसे विधिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है फ्रेंड्स? 6 है। और इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच आता है। अब अलग अलग आर्टिकल में क्या है उसको हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 जो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सभी समान है, यानी कि कानून के नज़र में कोई भी बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है। इसमें विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, यानी कि कानून के नज़र में सभी इक्वल है। ये क्या कौन सा अनुच्छेद बताता है? यह अनुच्छेद 14 बताता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो लोग उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है और उसमें हमारी गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब जानते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक निर्वाचन, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सबको अवसर की समानता दी जाएगी। यानी कि अगर सभी जो है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अगर वो कम से कम जो एजुकेशन रिक्वायर है अगर वो पूरा कर लेते हैं तो सबको गवर्नमेंट जॉब में आने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसमें कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की भी चर्चा की गई है, लेकिन सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 16 में की गई है। अब जानते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। यह क्या कहता है? छुआछूत का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अब क्या है, पहले हमारे देश में, हमारे समाज में छुआछूत बहुत माना जाता था, लेकिन अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को, यानी कि छुआछूत करने की भावना को दंडनीय अपराध माना गया है। यानी कि कोई भी अगर इस तरह का बिहेव करता है तो वो दंड का अधिकारी बन सकता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? देखते हैं इसे। तो इसके अनुसार सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये उपाधि क्या है? जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में टाइटल्स दिए जाते थे उनका अंत कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, शिक्षा, सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी उपाधि दी जाती है, ठीक है, वो अभी उसका अंत नहीं किया गया, वो अभी भी दिया जाता है। कुछ भारत के सम्मान हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे उपाधियों को अभी भी दिया जाता है। कई लोगों को विदेश से भी कई सारी उपाधियां दी जाती है।
तो विदेश से कोई भी उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। तो अब तक हमने समानता के अधिकार के बारे में जाना, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक था। अब हम जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, यानी कि राइट टू फ्रीडम के बारे में जानते हैं। इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया फ्रेंड? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। हालांकि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि पहले संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब सिर्फ 6 है। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं हम। पहला क्या है? 19A। अच्छा, इसको अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किया गया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जो आर्टिकल 19 है उसको ABC करके 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो आर्टिकल 19A क्या कहता है? इसमें बोलने की स्वतंत्रता शामिल होती है, प्रेस की स्वतंत्रता शामिल होती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल होती है। यानी कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस आर्टिकल से है? तो फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 19A। आर्टिकल 19B यानी कि आर्टिकल 19B क्या कहता है? तो फ्रेंड्स शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। इसके तहत हम बिना कोई भी हथियार रखे, यानी कि किसी को हम अगर डेंजर में नहीं डाल रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तो शांति से हम सभा कर सकते हैं। अगर हमारी कोई बात गवर्नमेंट नहीं समझ रही है तो अपनी बात को हम रख सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19C, अब जानते हैं अनुच्छेद 19C के बारे में। यह कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई अपनी बात को रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आर्टिकल 19C में हमने जाना कि हम संगठन बना सकते हैं। ठीक है, 19D क्या कहता है? यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 19D कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, आ सकता है या घूम सकता है। हालांकि एक एक्सेप्शन था कश्मीर को लेकर, जिसे हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जानते हैं अनुच्छेद 19E के बारे में। अनुच्छेद 19E क्या कहता है? कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। यानी कि 19D में हमने जाना कि हम कहीं भी जा सकते हैं। अब 19E में क्या कहता है? कि जाके हम वहाँ बस भी सकते हैं, यानी कि वहाँ घर खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 19F कहता है संपत्ति का अधिकार, जो कि संविधान के 44वें अमेंडमेंट यानी कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा ये 19F को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब हटा के उसे कहाँ लेके चले गए हैं? अनुच्छेद 300 क यानी कि आर्टिकल 300 क के अंतर्गत इस संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है, जो कि अब क्या हो गया है? हमारा मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार हो गया है। अच्छा, अभी इसे कब हटाया गया? तो फ्रेंड इसे 1978 में इसे हटाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे ले जाकर कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 क में। 19G कहता है कि व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। हमने अनुच्छेद D में जाना कि हम कहीं भी जाके घूम सकते हैं। E में जाना हमने कि हम कहीं पे भी बस सकते हैं। अब G क्या कहता है? G कहता है कि आप कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि 19 से रिलेटेड है। इसके जो भी पॉइंट्स है फ्रेंड्स, सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू मस्ट लर्न दिस पॉइंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए 3 कानून हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई गुनाह करता है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि किसी ने कोई क्राइम किया है तब तक उसको हम दोषी नहीं मान सकते, उसको कल्प्रीट नहीं मान सकते। एक गलती की एक सज़ा, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एक बार गुनाह किया है, समझो किसी ने चोरी कर ली, उसको कहीं के कोर्ट ने 1 साल की सज़ा दे दी।
अब ऐसा नहीं है कि उसी चोरी के लिए उसको फिर से कोई कोर्ट एक और साल की सज़ा दे देगी। यानी कि व्यक्ति ने एक बार गलती की है तो एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जा सकता है, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। यह कहता है कि सज़ा उस समय के कानून के आधार पर ही दी जाएगी, ना कि पहले या बाद में बने कानून के आधार पर। यानी कि जिस समय कोई जुर्म किया जाता है उस समय जो कानून है, अगर जैसे आज किसी ने गुनाह किया उसको 1 साल की सज़ा दी गई और बाद में कानून बन गया कि 5 साल की सज़ा दी गई, तो ऐसा नहीं कि उसको बदल के 5 साल कर दिया जाएगा। कानून जब गुनाह किया था उस समय कानून था 1 साल की सज़ा की, तो 1 साल की ही सज़ा दी जाएगी। अब जानते हैं इसके थर्ड पॉइंट को, ये क्या है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि कैदी को सज़ा के बाद भी संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, और उसे स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये जो अनुच्छेद 20 है यह ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब जानते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो आर्टिकल है 21 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि कोई भी व्यक्ति को उसके किसी भी कानून, अगर किसी को कानूनी रूप से सज़ा दी जाती है, इवन मृत्यु दंड भी दी जाती है तो वो सही है, लेकिन इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार भी इसी में शामिल है। आर्टिकल 21 में क्या शामिल है, निजता का अधिकार। इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि जो भी आपकी पर्सनल बातें हैं, जो आपके पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से जुड़ी है, वो भी आपका एक अधिकार है। यानी कि आपसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन को विदाउट आपके परमिशन कोई भी उसको बाहर नहीं डाल सकता है, ठीक है। और अभी सोशल मीडिया के टाइम में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। अच्छा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद आर्टिकल जो है 19 तक जो भी अधिकार है उसको हम इमरजेंसी में स्थगित कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। उसको कौन स्थगित कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्थगित कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता। ये इसको सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 21 क यानी कि अनुच्छेद 21 का, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यानी कि विदाउट फी प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। और इसे कब शामिल किया गया फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 86 अमेंडमेंट यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अब कब जोड़ा गया था, ये डेट में मिस्टेक हो गया है, ये 2002 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस में शामिल है, तो अनुच्छेद 21 क में। अब जानते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो शासन में बैठा व्यक्ति है वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, इसलिए इन अधिकारों को शामिल किया गया है हमारे संविधान में। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका कारण बताना होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और इसमें यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। यानी कि गिरफ्तार कर लिया किसी को और उसको जेल में रखा हुआ है, ऐसा नहीं चलता है। उसको सशरीर यानी कि जैसा वो व्यक्ति है स्वस्थ शरीर के साथ है तो स्वस्थ शरीर के साथ उसको 24 आवर्स के अंदर न्यायालय में शामिल पेश करना है। हाँ, यहाँ पे ये है कि अगर जाने आने में ही 10 घंटे लग गए तो वो टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता सकता है इसमें। अच्छा, अगर छुट्टी है, ठीक है, सैटरडे संडे की छुट्टी है तो उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए कई बार आप सुनते होंगे
कि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो जनरली सैटरडे को गिरफ्तार किया जाता है। भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के अधिकारों को कवर करेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय।